हेलो बच्चों, मैं विक्रम वर्णवाल और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक्चुअली मैटर की बात करें तो मैटर होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं मैटर होता क्या है। तो ऐसा कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, जिसका कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसको रहने के लिए थोड़ी सी भी अगर जगह चाहिए, मतलब रखने के लिए, रहने के लिए थोड़ी सी भी जगह चाहिए, और उसका कुछ मास हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे कि जो भी चीज आपके सराउंडिंग है, मैं ऐसा बोलूं कि हम सबके सब कुछ किसी ना किसी तरह के मैटर से हमेशा घिरे रहते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करूं, अगर मैं अपने क्लासरूम की बात करूं तो यहाँ पे चेयर्स है, मेज है, ठीक है, आपके फैंस लगे हुए हैं, ये ब्लैक बोर्ड है, मेरे हाथ में मार्कर, ये सब के सब क्या है, मैटर है। ये सब के सब क्या है, मैटर है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बुक्स वगैरह हो गए, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन इसको अगर देख रहे हो तो ऑनलाइन, अगर मोबाइल और आप लैपटॉप पे देख रहे होगे तो वो भी मैटर का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि आपके चारों ओर हम, आपके या फिर जो भी है, हम सब के सब पूरी तरह से मैटर से, अच्छी तरह मैटर से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो बात करते, स्टार्ट करते हैं अपना ये कि मैटर किसे कहते हैं। स्टार्ट करते हैं मैटर से। तो मैटर क्या होता है भाई? मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट has some mass, and occupy some volume, occupy some space, या फिर आप वॉल्यूम भी कह सकते हो, और वॉल्यूम दोनों एक ही बात होगा। वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी जिसमें जो कोई थोड़ा सा भी जिसका मास हो और उसको रखने के लिए या रहने के लिए उसको वॉल्यूम की जरूरत होती है, स्पेस की जरूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे कुछ भी आप देख लो, पानी, वाटर हो गया, ठीक है, वाटर का पता करता है, वाटर का मास होता ही है, और वाटर को हम बोतल में रखते हैं या किसी चीज पे रखते ही है, ठीक है ना, तो वो भी क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बोतल का हो गया, पॉट का हो गया, बकेट का हो गया, तो स्पेस तो ऑक्यूपाई करता ही है वो, और मास भी होता है। तो वाटर हो गया, चेयर्स हो गए, चेयर का मास वॉल्यूम तो होता ही। कुछ भी आप देख सकते हो, ब्लैक बोर्ड कह दो, ठीक है, बुक्स हो गए, कितने सारे, सब जितने आप देखोगे। एयर भी होता है, एयर भी क्या होता है आपका, मैटर ही होता है। अब बोलोगे सर एयर कैसे मैटर होता है? एयर कैसे मैटर होता है मुझसे पूछोगे तो देखो, जैसे कि अगर हम बात करें एयर वगैरह में होता क्या, गैसेस तो होते हैं एयर में, ठीक है। और अगर आपको पता होगा कि जब हम क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा बलून्स होता है, बलून्स को जब हम फुलाते हैं तो उसमें होता क्या है कि बलून्स, जो एयर है वो बलून्स में जाता है, और उसके कारण क्या, बलून्स फूलने लगता है। मतलब बलून्स क्यों फूल रहे हैं भाई? क्योंकि उसके अंदर जो एयर हम डाल रहे हैं वो एयर क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और स्पेस ऑक्यूपाई करने के कारण क्या, वॉल्यूम का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये तो भाई हो गई बात कि हाँ, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरी बात है कि एयर का वेट होता है क्या, तो जो गैस सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें लिखा है 5 kg का, 10 kg का, 15 kg का। अगर एक खाली सिलेंडर ले लो और एक भरा हुआ सिलेंडर ले लो, और दोनों को अगर आप छूओगे या फिर उठाने की कोशिश करोगे, तो जो सिलेंडर भरा रहता है उसको क्या होगा, ज्यादा वजन उसमें होता है उसका। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि भाई गैस के भरे रहने से क्या हो रहा है कि सिलेंडर का वजन बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि गैस का मास भी होता है। तो यहाँ से क्या है कि गैस या एयर की बात करें तो इसका ये भी मैटर होता है, और मैटर की तरह, बाकी मैटर्स की तरह ये भी क्या होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, एज वेल एज इसका कुछ मास भी होता है। तो ये वाली बात हो गई। अब बात आती है ये, तो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, कि मैं अपनी बात करूं, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, तो मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। एक दूसरी क्या हो सकती है कि मैंने जहां तक पढ़ाई की वो मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है।
फिर मैं अभी कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वो मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। मेरी हाइट, मेरा वेट, ये सब क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आप बच्चों की बात करें, अभी क्लास 9 में पढ़ रहे हो, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर आपकी हाइट, वेट, आप कहाँ पे रहते हो, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाए। तो इन द सेम वे क्या होता है कि मैटर्स जितने भी हैं उनकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो हम उसकी बात करते हैं थोड़ी सी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अपने आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। इसको प्रॉपर्टीज बोलो, नेचर बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, नेचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, जो कहना है वो कह लो। कैरेक्टरिस्टिक कह लो ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, नेचर या प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ी उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है भाई मैटर की? तो सबसे पहली बात क्या कि कोई भी मैटर क्या होता है, पहला बात नंबर वन क्या है कि कोई भी मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। कोई भी मैटर है वो क्या होता है, पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। तो पहली बात तो क्या कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मिलके बना। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या भाई, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफी छोटे होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, थर्ड पॉइंट ये कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं, आप सर सोचो ये सर कैसे, ये तो पेन है, पेन भी आपने जस्ट कहा कि सर मैटर होता है, बिल्कुल मैटर होता है। तो सर इसके ये जिस पार्टिकल से मिलके बना है वो कहाँ मूव करता है, वो दिखाई देता है। एक्चुअली क्या है, दिखता नहीं है, बट ये रियलिटी ये है कि ये मूव करते रहते हैं। ये पेन जिस पार्टिकल से मिलके बना है वो पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी आईज या फिर जो भी है हम इसको अभी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। बट अगर सही वे में माइक्रोस्कोप या फिर और चीजों से का यूज किया जाए तो क्या बोलते हैं, हमें समझ में ये चीज आ जाएगा कि भाई ये पार्टिकल्स जो हैं, इसके भी पार्टिकल, सॉलिड के भी ये मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर continuously move, लगातार मूव करते रहते हैं। चौथी बात क्या भाई, और चौथी बात भी कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बना होता है, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैं अगर इस पेन की बात करूं, सपोज करो ये मेरा पेन ऐसे ही होगा, कुछ दिख रहा होगा, तो ये जो पार्टिकल्स बना है, इतने छोटे पार्टिकल्स मिला है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा होगा या ज्यादा होगा कुछ भी, लेकिन स्पेस होता जरूर है, ठीक है। तो there is space between या फिर among particles of मैटर के पार्टिकल में थोड़ा हिस्सा ही सही, लेकिन स्पेस होता है। there is space between या among the particles of मैटर, और इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं इसको, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसे कहते हैं, मैं फिर से आपके लिए डिफाइन करता हूं उसको, कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के, जिससे मैटर बना होता है, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, हल्का गैप होता है।
उसी स्पेस को, उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी और भी होती है भाई, क्या प्रॉपर्टी दूसरी होती है वो भी देख लेते हैं। चौथी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है भाई, कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो particles of matter attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी चीज को, इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, जिस कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल मैटर का ये है और एक पार्टिकल मैटर का ये है, तो ये पार्टिकल क्या है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली ये पार्टिकल जो है ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। सॉरी, क्या कह रहा था मैं, मान लो कि ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है किसी मैटर का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो है इस वाले को अपनी ओर खींचता है ऐसे। एट द सेम टाइम पे ये जो है ए, ये बी को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो लगातार क्या होता है, पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं ये लगातार एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं, या सिंपली बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बड़ा वाला नाम है, और छोटा वाला नाम अगर यूज करना तो करो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल दो। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी 5 प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की। किसी मैटर की 5 प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, फिर से रिवीजन करते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल से बना होता है मैटर। दूसरी बात कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। तीसरी बात करें कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मैटर के पार्टिकल्स है ये रहा, ये ऐसे 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 कंटिन्यूअसली अलग अलग तरह के मैटर्स के पार्टिकल्स अलग अलग तरह के मूव करते हैं, बट मूव तो सारे पार्टिकल्स करते हैं। चाहे कोई भी मैटर हो, बट पार्टिकल्स तो मूव करते ही करते हैं। ये वाली बात हो गई। फिर क्या बोल रहे हैं कि देयर इज स्पेस अमंग द पार्टिकल ऑफ मैटर, कि पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता ही होता है। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जिसका हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस दो चीज का ध्यान रखें, एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमने मैटर के बारे में पढ़ तो लिया, अब बात करते हैं कि मैटर का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन अगर मैटर का करें, बात अब करते हैं क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जितने भी मैटर्स हैं हमारे सराउंडिंग में, उसको अगर क्लासिफिकेशन करें तो उसको 2 तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। केमिस्ट्री में अगर चाहूं तो मैं कर सकता हूं। क्या क्या भाई, एक होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, और एक दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात, एक्चुअली फिजिकल क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है, किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट पे, कि किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड में कर रहा है, गैसेस में कर रहा है, फिजिकल स्टेट क्या है उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं फिजिकल वाला। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, मेनली जो आते हैं वो 3 तरीके के होते हैं जो हम क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से, सॉलिड पता ही होगा आपको, लिक्विड एंड तीसरा होता है क्या, गैस। ठीक है, ये जनरली ये 3 होते हैं, 2 और भी होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए मैं इसका नाम एटलीस्ट लिख देता हूं। एक और होता है प्लाज्मा,
फिफ्थ होता है बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट, आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट। ये दोनों को बस आप नाम जानिए, ज्यादा इसके बारे में लोग बात नहीं करेंगे। मेनली जो बात करना है 1, 2 और 3 के बारे में बात करना है। चौथी बात दूसरी बात करते हैं कि अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकली हम मैटर्स को किस तरीके से देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बात होती है। तो इसके बेसिस पर कहा जाए तो मैटर 3 तरीके के होते हैं। केमिकली क्लासिफाई किया जाए मैटर को तो मैटर 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? जैसे कि एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड और तीसरा क्या होता है? मिक्सचर। तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में हमें एक्चुअली फिजिकल क्लासिफिकेशन को ही पढ़ना है। इसके बाद वाले चैप्टर जो है उसमें हमें जो है हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, बट इस चैप्टर में हमारी स्टडी बस यहाँ तक ही सीमित रहेगी। आइए बात करते हैं हम लोग सॉलिड्स, हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जो कि फिजिकली क्लासिफिकेशन किया जाता है मैटर का। तो स्टेट्स ऑफ मैटर पे आते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो पहला स्टेट जो होता है मैटर का वो क्या है? जब पहली स्टेट की बात करें, हम बात करें सॉलिड स्टेट का, तो सॉलिड स्टेट की अगर बात करें मैटर के तो मैटर का सॉलिड पता है जैसे कि ब्रिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका क्या बोलूं साबुन वगैरह होता है और भी ढेर सारी चीजें, वो सब क्या होता है आपका मैटर का सॉलिड स्टेट होता है। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि मैटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction, the intermolecular force of attraction among the particles of solid is very high। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, बताया था ना इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है, जिससे दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को जिस तरह से खींचते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कह रहा है कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, इज वेरी स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, और यही रीजन है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि एक दूसरे को बहुत ही क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को खींचते हैं, इसलिए क्या होता है इसके पार्टिकल्स जो आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं। इसका मतलब क्या है? द इंटरमोलिकुलर स्पेस, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। द इंटरमोलिकुलर स्पेस अमंग सॉलिड particles is very small, बहुत ही कम स्पेस होता है इनके बीच में। ठीक है ना, जैसे कि बात करें सॉलिड पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, ये देखो सॉलिड के पार्टिकल्स, जैसे कि मान लो ये है सॉलिड के पार्टिकल्स, ये है, तो इसके जो दो अलग पार्टिकल्स होंगे जितने भी, ये सब के सब आपस में चिपके से होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। देख लो एकदम शांत से, बहुत ही क्लोज एक दूसरे के।
आप देख सकते हो कि क्या होता है, ये बहुत ही क्लोज रहते हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है। और स्पेस कम क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है दो पार्टिकल्स बीच में, वो बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसलिए पार्टिकल्स के आपस में बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, और इसके लिए इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, जो इनके बीच में स्पेस होता है दो पार्टिकल्स में, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है ना? मैं ऐसा लिख सकता हूं इस चीज को, इस सेम चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सॉलिड पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, बहुत ही क्लोज रहते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। थर्ड पॉइंट बात करें, जैसे कि छोटे पहले में बात कर रहे थे कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, तो सॉलिड पे भी आता है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन वाइब्रेट about their mean position क्या कह रहे हैं भाई कि जो पार्टिकल्स है ये सॉलिड के, वो क्या करता है अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहता है। जैसे कि मान लो कि ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल क्या है, इधर जाएगा, 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 मतलब अपना एक पोजीशन के आसपास ही घूमता रहता है। ठीक है, उसके आसपास ही आगे गया, पीछे गया, आगे गया, पीछे गया, आगे गया, पीछे गया, इस तरह से करता रहता है। जैसे कि एक अगर मैं गली दे दूं, पतली सी गली, तो उसमें अगर आपको घूमना हो तो कैसे घूमोगे कि जाओगे आप वहां थोड़ी दूर तक गली में जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर आगे जाओगे, फिर वापस आओगे, आगे जाओगे, वापस आओगे, तो गली में ही हल्का फुल्का घूमते रहोगे, छोटी सी गली में। तो इन द सेम वे क्या होता है, ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ये ठीक है अपने मीन पोजीशन पे घूमते रहते हैं, ऐसे 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 हल्का हल्का करते रहते, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात एक और भी होती है, एक बात और भी क्या होती है कि अगर मैं बोलूं कि अगर कोई चीज मूव कर रहा है, तो आपको पता ही होगा कोई चीज मूव कर रहा है तो क्या उसके पास स्पीड है, उसके बाद वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है, स्पीड अगर है उसके पास, तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनके पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, बट एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस के कंपैरिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की होती है वो बहुत ही कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम के भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज वेरी लो, बहुत ही लो होता है। कब सॉलिड और गैसेस और लिक्विड के पार्टिकल्स कंपैरिजन में जो काइनेटिक एनर्जी जिसका होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो क्या है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस फोर्स बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत कम होता है, और क्या उसके पार्टिकल्स जो है आपस में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इसका बहुत कम होता है। ये दो तीन रीजन के कारण क्या होता है कि जो किसी भी सॉलिड का जो शेप होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है फिक्स होता है। तो ड्यू टू हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स एक, दूसरा लो इंटरमोलिकुलर स्पेस, लो यहां पर लिखते हैं, चलिए स्पेस, लो इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड very low काइनेटिक एनर्जी। इन तीन रीजन के कारण क्या होता है, ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, आपका लो इंटरमोलिकुलर स्पेस और वेरी लो काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है कि
solids have what? They have one point क्या? They have fixed volume. दूसरा, they have fixed shape. And third क्या होता है? They do not flow. ये फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड्स की क्या एक और चीज होती है भाई कि सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो क्यों कंप्रेस नहीं कर सकते भाई सॉलिड को? कि सॉलिड के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ड्यू टू वेरी लेस ड्यू टू लेस intermolecular space solids are non compressible क्या होती है? कंप्रेसिबल नहीं होते, नॉन कंप्रेसिबल, बहुत ही कम कंप्रेस इसको कर सकते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल ही होता है, नहीं कंप्रेस किया जा सकता इसको, ठीक है ना? जैसे कि मैं बोलूं कि एक ब्रिक है, ठीक है ना? एक ब्रिक है, उसको मैं बोलूंगा ब्रिक को आप कंप्रेस करके दिखाओ तो क्या वो कंप्रेस होगा? हाँ। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपको कि लोहे का कोई मोटा सा रॉड है उसको कंप्रेस करो तो क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं होगा। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही बहुत कम होता है। स्पेस बहुत कम होने से क्या होता है कि ये बिल्कुल नॉन कंप्रेसिबल होता है। दूसरी बात क्या है कि डेंसिटी इसकी बहुत ही हाई होती है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स हैव वेरी हाई डेंसिटी, ठीक है? सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। नेक्स्ट एक और चीज जो है वो क्या है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफ्यूज नहीं होते, डू नॉट डिफ्यूज। अब ये डिफ्यूज क्या होता है ये इसको मैं बताऊंगा आपको आगे के लेक्चर्स में, बट अभी ये लिख लेते हैं हम लोग कि सॉलिड्स आर या डू नॉट डिफ्यूज, सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज नहीं होते ये, ठीक है? अच्छा एक बात ये हो गया, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं और एक और यहाँ पे एंड रिजिड, बहुत ही रिजिड भी होते हैं, ठीक है? तो यहां तक की बात हुई। आगे बात करते हैं लिक्विड के बारे में। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट में बात करें सेकंड, लिक्विड स्टेट, ठीक है? लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में बोलेंगे तो क्या होता है लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स के में बात करें। लिक्विड स्टेट में तो वाटर वगैरह हो गए जो फ्लो वगैरह करते हैं, तो वाटर हो गया आपका क्या बोलते हैं घी वगैरह जो हो जाते हैं, ठीक है? ये सब आपके किस में आ जाते हैं? लिक्विड स्टेट में। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स होता है ना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स among the liquid particles, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है ना वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक? एक बात तो ये हो गई कि सॉलिड कंप्रेशन बहुत ही लेस, इसमें क्या होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होते हैं, और क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में बहुत कम होता है सॉलिड के कंप्रेशन में, इसलिए क्या होते हैं ये पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर रहते हैं। जैसे कि सॉलिड में क्या था इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा था,
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण क्या था कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज रहते थे। बट इसमें क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए पार्टिकल थोड़े दूर रहते हैं। और दूर रहने के कारण क्या है कि देखो इतने स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि इंटरमोलिकुलर space in among particles of liquid is very large होता है किसके कंपैरिजन में, as compared to सॉलिड कंपैरिजन में इसमें बहुत लार्ज स्पेस होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल सटे से होते हैं, चिपके होते हैं भाई। लेकिन गैसेस की अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे थोड़े दूर में होते हैं, ऐसे इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या थोड़े दूर के होते हैं। इस चीज को मैं यहाँ प्रॉपर्टी बना देता हूँ। ठीक है, इसलिए क्या होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस देखो कितना ज्यादा है, सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज हाई is higher than solid। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सॉलिड से ज्यादा होती है, ठीक है ना। और सॉलिड से ज्यादा होने का कारण क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे ये ज्यादा मूव करते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल्स जो वो ज्यादा मूव करते हैं। फिर दूसरी बात क्या है भाई, एक बात और कि पार्टिकल्स are free to move क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं आराम से मूव करते रहते हैं इसमें सॉलिड क्या बोलते हैं लिक्विड के अंदर। और इसीलिए क्या होता है एंड therefore the particles interchange their position. The particles can interchange their position. ठीक है ना, कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, देयर की बहुत ज्यादा स्पेस होता है इनके बीच में, तो क्या करते हैं ये आपस में अपने स्पेस, अपने जो पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये इसकी जगह पे जा सकते हैं, ये इसकी जगह पे आ सकते हैं, या फिर ये यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये आपस में अपने पोजीशन को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसी को लिखते हैं किस क्योंकि, और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है, फ्री स्पेस होते हैं, और जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इन दो रीजन के कारण क्या होता है, देखें इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये वाली बात है। और क्या है कि क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, और दे आर फ्री टू, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत हाई होती है। तो इन तीन चीज के कारण क्या होता है कि, चलो पहले लिखते हैं फिर बात करेंगे कि ड्यू टू लेस molecular force, large intermolecular distance या space and
liquids liquids do not have fixed volume, सॉरी फिक्स शेप, इनका शेप फिक्स नहीं होता है। दूसरा, एक तो इनका शेप जो था वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि लिक्विड की बात कर, लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाल दो तो शेप ले लेता है। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल पे मैंने पानी भर दिया, तो बॉटल अभी जो लिक्विड जिसके में भरा है मैंने, वो उस पानी ने किसका शेप ले लिया? इस बोतल का। अब मान लो कि इस बोतल को मैं किसी थाली के अंदर रख दूंगा, किसी सॉसर के अंदर डाल देता हूँ, किसी प्लेट में डाल दूंगा, तो उस प्लेट का शेप ले लेगा। फिर मान लो उसी पानी को अगर मैं किसी और चीज में रख दूं तो वो उसका शेप ले लेता है। कहने का मतलब ये है कि लिक्विड्स में शेप फिक्स नहीं होता, और शेप फिक्स ना होने का रीजन ये 3 होते हैं कि लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लार्ज आपका स्पेस, और तीसरा हाई काइनेटिक एनर्जी। इन 3 रीजन के कारण क्या होता है कि लिक्विड का जो शेप होता है उसमें ये सभी चीजों वो फिक्स नहीं होता। एक बात। दूसरी बात क्या भाई कि लिक्विड्स कैन फ्लो, जो लिक्विड्स जो होते हैं, यही 3 रीजन के कारण लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि लिक्विड्स के बारे में बात करें, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, कि लिक्विड का भले अब शेप फिक्स नहीं होता लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि 1 लीटर आपके पास लिक्विड था, वाटर था, उस 1 लीटर वाटर का जो पानी था उसको आपने कहीं पर डाल दिया तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, वो 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा। तो वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता लिक्विड का। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो लिक्विड भी जो होते हैं बहुत ही वेरी लेस कंप्रेसिबल। लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। बहुत ही लेस कंप्रेसिबल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात, डेंसिटी इनकी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड कंप्रेशन में इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। लिक्विड हैव लो डेंसिटी, हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। ये हो गया। चौथा पॉइंट और क्या हो सकता है, अगर हम बात करें डेंसिटी हो गया, शेप वगैरह की बात कर लिए, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं भाई लिक्विड को लेके? कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात कर ली है, बिल्कुल बात कर ली। हाँ, डिफ्यूजन के बारे में बात कर सकते हैं। डिफ्यूजन के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे कोई गैस हो, ये तीनों की तीनों क्या है, लिक्विड के अंदर क्या होते हैं आपके, ये डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ठीक है ना, ये क्या है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब एक्चुअली इंटरमिक्सिंग होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और सही से, बट आप समझ लें कि डिफ्यूजन का मतलब इंटरमिक्सिंग होता है। तीसरी बात करते हैं हम लोग गैसेस स्टेट की, या फिर द गैसेस स्टेट की। द गैसेस स्टेट की अगर बात करें तो गैसेस स्टेट में क्या होता है, क्या मैं बोलूं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ये लिक्विड के केस में इतना कम होता है कि हम इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोल रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन लिक्विड, सॉरी इन गैस के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है इन गैसेस। ठीक है ना, इन गैसेस। दूसरी बात, गैस के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। दूसरी बात अगर बात करेंगे हम तो क्या,
क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, बहुत ही कम होता है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो पार्टिकल्स रहते हैं गैस के ये आपस में बहुत दूर दूर रहते हैं, मतलब इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। तो मैं दूसरी पॉइंट क्या कहूंगा कि द intermolecular space is very large among gaseous particles. गैसेस पार्टिकल्स में बहुत ही लार्ज होता है। तीसरी बात क्या भाई कि in comparison to solid and liquid की कंपैरिजन अगर बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous particle is highest, सबसे हाईएस्ट होता है गैसेस पार्टिकल का, ठीक है ना। गैसेस पार्टिकल हाईएस्ट होता है, फिर क्या होता है, और ये इतना ज्यादा होता है कि इसके पार्टिकल्स ना ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने लिक्विड में क्या, सॉलिड में क्या देखा था कि जो पार्टिकल होता है वो मेन पोजीशन पे घूमता रहता है, ऐसे 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 हल्का 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 मूव करता है। क्या बोलते हैं, लिक्विड में क्या देखा था कि दो पार्टिकल्स आपस में प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं बस। लेकिन अगर मैं गैसेस पार्टिकल्स की बात करूं तो गैसेस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक पोजीशन से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, अपने पोजीशन से वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या पार्टिकल्स हाईएस्ट, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि पार्टिकल्स ऑफ गैस can move in any direction, किसी भी डायरेक्शन में क्या होता है ये मूव करते हैं। अच्छा ये पार्टिकल्स को मैंने दिखाया नहीं यहाँ पे, तो देखो कैसा होता है, जैसे कि सॉलिड में बताया था ना आपको कि बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में क्या बताया था कि थोड़े थोड़े दूर दूर रहते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन गैसेस की बात करें तो गैसेस में भाई साहब एक इधर एक उधर एक उधर एक उधर, इस तरह के इतने दूर दूर रहते हैं पार्टिकल्स, बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे 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 इस तरीके से रहते हैं गैस के पार्टिकल्स। अच्छा कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, तो क्या है कि ड्यू टू दिस 3 पॉइंट्स, ठीक है ना, इन 3 पॉइंट्स के कारण कौन कौन से, लो नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही लार्ज स्पेस, और क्या है कि बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी, लार्ज काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है कि जो गैसेस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस जैसे मैं बोलूं गैसेस जो होते हैं उनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, एक कोई फिक्स शेप नहीं होता, 2, और तीसरा क्या होता है कैन फ्लो वेरी इजीली। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं, तो इसको लिखते हैं थोड़ा सा कि ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वेरी लार्ज intermolecular space and higher and very high kinetic energy, ठीक है। इन तीनों के कारण क्या होता है कि gases have क्या क्या गैसेस के अंदर क्या क्या होता है भाई, have not a fixed shape नहीं होता भाई, जिस कंटेनर में डाल दोगे उस कंटेनर का शेप ले लेता है। फिर
फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। और थर्ड क्या होता है भाई कि कैन फ्लो इजीली, कैन फ्लो इजीली फ्लो कर सकता है। तो और रीजन क्या है भाई कि नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर बहुत ही लार्ज क्या स्पेस, और थर्ड क्या कि बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों के कारण क्या होता है गैसेस जो होते हैं ये बहुत इजीली फ्लो करते हैं, इनका ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही इनका शेप फिक्स होता है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होती है भाई कि इनका जो ये जो गैसेस होती है हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल। और क्यों कंप्रेसिबल होते हैं, तो कंप्रेसिबल होने का रीजन ये है क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही हाई होता है, बिकॉज हाई इंटरमोलिकुलर, बिकॉज ऑफ हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस। हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस के कारण क्या होता है ये बहुत इनकी जो ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। दूसरी बात गैसेस की डेंसिटी बहुत ही लो होती है, गैसेस हैव very low density, ठीक है ना। और इस सेम रीजन है बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये वाली बात। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जो आपके गैसेस होते हैं, हाँ गैस की एक बात और है क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही जबरदस्त होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो क्या होते हैं इनके पार्टिकल्स जो है ना, जैसे कि मान लो कि ये कंटेनर है, सपोज करो ये कंटेनर है, इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं लगातार घूमते रहते हैं। तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं लगातार घूमते घूमते क्या है ये जो वॉल्स हैं इसके किसके कंटेनर के वॉल से लगातार टकराते रहते हैं, ये इधर टकरा गया, ये इधर टकरा गया, ये इधर टकराया, ठीक है, लगातार टकराते रहते हैं। और आपको पता ही है जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है इसमें फोर्स एक्सर्ट करती है एक दूसरे पे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे मारा, इसको मान लो कि मैं ऐसे मारा, तो क्या हुआ इसमें मैंने थोड़ा देर के लिए फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स लगाया, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है ये पार्टिकल्स भी क्या है लगातार एक दूसरे से वॉल्स से लगातार टकरा के वॉल्स के ऊपर पे फोर्स लगाती रहती है, और उस फोर्स के कारण क्या होता है इन कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है इन पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं अपने कि ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी the particles of gas exert pressure on the walls of the container by heating them continuously इसको हीट करते रहते हैं। हीटिंग मतलब लगातार टकराते रहते हैं और टकराने के कारण इन पर वॉल्यूम एक्सर्ट वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात और क्या भाई कि जो गैस की जो गैस होता है, गैस का खुद का कुछ वॉल्यूम होता नहीं है, जिस कंटेनर में रख दोगे उसका वो क्या होता है वॉल्यूम, क्या उसका वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो क्या लिख सकते हैं कि गैसेस टेक्स entire volume बोलो या स्पेस बोलो, वॉल्यूम entire space of the container in which they are filled,
जैसे कि हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज देखी सॉलिड लिक्विड गैस की, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है किसी में ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वगैरह देखा, काइनेटिक एनर्जी वगैरह देखी। तो वैसे कुछ एक और प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं जैसे कि रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या होता है भाई? तो रिजिडिटी से जो वर्ड आता है वो वर्ड आया है रिजिड से। तो रिजिड का मतलब क्या होता है कि इनफ्लेक्सिबल, ऐसा कुछ जो कि इनफ्लेक्सिबल हो। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं, ये जो मार्कर है ये मेरा सॉलिड है, ये क्या इसको क्या मैं इसको खींच सकता हूं? क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूं या खींच सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया आपका रिजिड सब्सटेंस कहलाएगा, ये रिजिड मटेरियल है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सॉलिड्स जो होते हैं ना वो रिजिड होते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? रिजिड फॉर्म होता है सॉलिड्स, ठीक है ना। सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, देयरफॉर, और इसीलिए क्या होता है? दे डू नॉट रिक्वायर any utensils or something to keep them, do not require any utensils, ठीक है, to store them solid to them। टॉकिंग अबाउट दूसरी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी क्या होता है कि फ्लूइडिटी जो आया है बट वो आया है फ्लूइड से, फ्लूइड। तो फ्लूइड्स की अगर बात करें तो फ्लूइड्स क्या होते हैं भाई? तो फ्लूइड्स आर मटेरियल which can easily flow, जो आराम से फ्लो कर सकते हैं, एंड require a utensil और कुछ भी ऐसा डब्बा होगा, कुछ भी utensil to store them, to keep them, ठीक है। फ्लूइड्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या होता है आराम से बह जाते हैं, देखिए इजीली फ्लो, ठीक है ना। और इसको रोकने के लिए, उनके फ्लो को रोकने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए आपको एक डब्बा या कुछ यूटेंसिल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, स्टोरिंग कोई भी चीज इसको स्टोर करने के लिए। तो उसी में अगर बात करें, अगर हम बात करें लिक्विड्स का, तो लिक्विड का कैसा होता है? लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड। ये क्या होता है? दोनों के दोनों फ्लूइड्स होते हैं, दोनों के दोनों क्या होता है? आपके फ्लूइड्स होते हैं। तो एक बात और था, जैसे कि अपने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, नोट करके लिखते हैं चीज कि हम ऐसा बात कर रहे थे कि जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, बिल्कुल कंप्रेस नहीं करते, जबकि लिक्विड्स के बारे में क्या लिखा था कि लिक्विड बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं बट बहुत ही कम। बट टॉकिंग अबाउट गैस के बारे में क्या बोलते हैं? गैस जो होता है बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है ना। तो इसी रीजन के कारण क्या होता है कि जैसे कि हमारे घर में जो सिलेंडर वगैरह आते हैं या फिर परफ्यूम्स वगैरह आते हैं, तो उनको क्या होता है, ये गैसेस जो है ये इतने कंप्रेसिबल होते हैं कि इनको कंप्रेस करके ऑलमोस्ट इनको लिक्विफाइड कर दिया जाता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑलमोस्ट इतने ज्यादा ये क्या हो जाते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे कि as gases are very highly compressible, they are compressible, large amount of gases are filled into cylinders। देखते हो ना, जैसे एलपीजी गैस जो हमारे घर पे आता है या सीएनजी वगैरह जिससे ऑटो या व्हीकल्स कोई भी चलता है, उन सिलेंडर्स में क्या होता है? बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो होता है ना, उस कंटेनर्स के अंदर भर दिया जाता है।
और रीजन क्या है लार्ज अमाउंट का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। तो कंप्रेसिबल होने का कारण क्या है कि इस बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को लिक्विफाइड करके हम उसमें कंटेनर्स वगैरह में भर सकते हैं। अच्छा एक बात ये हुई कि हम लिक्विड जो सॉल्ट क्या बोलते हैं गैस है, गैस को हम लिक्विफाइड कैसे करें, ठीक है ना, बाय applying very large pressure या high pressure, हाई या ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दीजिए कि अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। बहुत ही हाई प्रेशर क्या है इसको फील किया जाता है। एक बात है क्या नोट कि जो गैसेस होते हैं उन गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट गैस मतलब गैस को हम लिक्विफाई मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। लिक्विफाइड इतना प्रेशर वगैरह अप्लाई करके उसको लिक्विड में ऐसा लगे कि लिक्विड की तरह फॉर्म करेगा। जैसे कि हम जो सेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, अगर आप उसको डब्बे को थोड़ा सा शेक करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो वो होता लिक्विड नहीं है एक्चुअली। बहुत ही लार्ज प्रेशर वगैरह अप्लाई करके क्या करते हैं कि उसमें इतना ज्यादा गैस भर देते हैं ना कि ऐसा फील होता है कि वो लिक्विड की तरह। लेकिन जैसे ही हम सेंट का जो बॉटल होता है या फिर मैं बोलूं परफ्यूम का बोतल का जो वो स्प्रे को दबाते हैं तो क्या होता है उसमें से गैस निकलता है, सेंट वगैरह निकलता है, ठीक है। तो उसमें होता है एक्चुअली क्या है गैसेस ही होता है, लेकिन गैसेस को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस को बहुत ही लार्ज प्रेशर पे उसमें भरा जाता है जिससे क्या वो लिक्विफाइड हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड by applying लिख दो या फिर लिखो by increasing pressure and decreasing temperature। प्रेशर को हाई करके और टेम्परेचर को कम करके हम क्या कर सकते हैं कि गैसेस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं एक तरह से, ऐसा लगे वो लिक्विड की तरह ही, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और आगे की चीजें जो हम